हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में महेश कुमार बनवाल की एनसीईआरटी पर आधारित समान अध्ययन बुक जो कि 8वीं सीरीज के नाम से ही है, उस किताब से हम विश्व का भूगोल अध्याय 14 वायुमंडल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी हमने इतिहास, राज्यव्यवस्था और भारत का भूगोल से संबंधित सभी अध्यायों को कवर कर लिया है। साथ ही साथ विश्व का भूगोल से अध्याय 13 तक भी हमने कवर कर लिया है। इन सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपके लिए विजिबल हो। चलिए, आज का पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस पृथ्वी पर पराबैंगनी विकिरण को रोकती है? ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या फिर ओजोन। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ओजोन। ठीक है, ओजोन गैस पृथ्वी पर पराबैंगनी विकिरण को रोकती है। ठीक है, इसके अलावा याद रखिएगा, यह ओजोन परत के रूप में सूर्य से निकलने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरण का अवशोषण करके पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है। ठीक है, ये सामान्यतः पृथ्वी की सतह से 15 से 55 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये पाई जाती हैं। ठीक है, परंतु इसकी सर्वाधिक सघनता आपको समताप मंडल के निचले वाला भाग में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, साथ ही साथ ध्यान रख सकते हैं कि ओजोन ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनने वाली गैस है जो कि वायुमंडल में बहुत कम मात्रा में पाई जाती हैं। इसकी मात्रा 0.02% है। ठीक है, तो इतनी बातों को आपको ध्यान में रखनी है। और ये तीक्ष्ण गंध वाली अत्यंत विषैली गैस है। ठीक है, ऑक्सीजन को O2 लिखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 लिखा जाता है, जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड का CO लिखा जाता है। ठीक है, तो और ओजोन को O3। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, वायुमंडल में अधिकतम मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? सभी को पता होगा, नाइट्रोजन, जो कि वायुमंडल में 78% पाई जाती हैं, जबकि ऑक्सीजन 21% देखने को मिलता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड आप देखेंगे तो 0.03% मौजूद है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन, जो कि 78% वायुमंडल में मौजूद है। ठीक है, और ये रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन और अक्रिय गैस है। ठीक है, इसकी खोज 1772 में डेनियल रदरफोर्ड के द्वारा की गई थी। ठीक है, चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, भूमध्य रेखा के ऊपर लगभग 16 किलोमीटर ऊंचाई तक और ध्रुवों के ऊपर लगभग 8 किलोमीटर तक के वायुमंडलीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है मध्यमंडल, तापमंडल, क्षोभमंडल या फिर समतापमंडल। आसान सा सवाल है, सही आंसर होगा यहाँ पे सी ऑप्शन, क्षोभमंडल। पृथ्वी की सबसे निचली सतह को, निचली परत को क्षोभमंडल कहते हैं। यह ध्रुवों पर 8 किलोमीटर जबकि विषुवत रेखा पर लगभग 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये फैली होती हैं। ठीक है, संवहनीय तरंगों, विक्षोभ व संवहन के कारण इस मंडल को संवहनीय मंडल या फिर विक्षोभ मंडल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे कि सभी मौसमी घटनाएं यहीं पर घटित होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन, क्षोभ मंडल। ठीक है, चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, वायुमंडल के किस स्तर में ताप तेजी से बढ़ता है? सवाल है, वायुमंडल के किस स्तर में ताप तेजी से बढ़ता है? ऑप्शन है आयन मंडल, बहिर्मंडल, समताप मंडल या फिर क्षोभ मंडल। सही आंसर होगा इसका, ध्यान रखिएगा, बहिर्मंडल। वायुमंडल में 640 किलोमीटर से ऊपर बहिर्मंडल का विस्तार है। इस मंडल के ऊपर वायु विरल हो जाती हैं, इसीलिए इस मंडल के ऊपर तापमान तेजी से बढ़ता है। यहाँ वायु में हाइड्रोजन व हीलियम गैसों की प्रधानता देखने को मिलती है। ठीक है, हीलियम व हाइड्रोजन गैस की प्रधानता देखने को मिलती है और ये सबसे हल्की गैस होती है, इसीलिए सबसे ऊपर में तैर रही होती हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बहिर्मंडल। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, पृथ्वी के धरातल से ऊपर की ओर वायुमंडल के विभिन्न स्तरों के सही क्रम बताइए। ठीक है, पृथ्वी के धरातल से ऊपर की ओर बढ़ते हुए बताना है वायुमंडल का सही क्रम। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है? सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा क्षोभ मंडल, जिसे परिवर्तन मंडल आप कह सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे सही है, ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। सबसे धरातल पर देखेंगे तो क्षोभ मंडल, इसके बाद देखने को मिलता है समताप मंडल। तो आप देखेंगे यहाँ पे समताप मंडल है। ठीक है,
और यहाँ भी समताप मंडल है, तो ये भी तक सही चल रहा है। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा मध्य मंडल, तो यहाँ पे आयन मंडल नहीं, मध्य मंडल के बाद आपको देखने को मिलेगा आयन मंडल और फिर अंत में है बहिर्मंडल। तो इसका मतलब है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी ऑप्शन। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है, इसे देख सकते हैं। परिवर्तन मंडल या फिर क्षोभ मंडल धरातल से 8 से 18 किलोमीटर, 8 किलोमीटर ध्रुवों पर आप देख सकते हैं, 18 किलोमीटर लगभग विषुवत रेखा पर, है ना। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखनी है। ठीक है, इसके बाद है आपका समताप मंडल 18 से 50 किलोमीटर, मध्य मंडल 50 से 80 किलोमीटर, आयन मंडल 800 से लेकर के 640 किलोमीटर और बहिर्मंडल है आपका 640 किलोमीटर से ऊपर। ठीक है, चलिए अगला सवाल रहेगा आपके लिए। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए जितने मौसमी घटनाएं घटती हैं कहाँ घटती हैं, क्षोभ मंडल में, बिल्कुल सही है। समताप मंडल में ओजोन परत देखने को मिलता है ना। समताप मंडल के नीचे जो स्थित होता है ओजोन परत, ये है ना, ये जैसा कि शायद पहला क्वेश्चन हमने डिस्कस किया वहाँ पे। ठीक है, जो कि हमने वहाँ बताया था समताप मंडल के निचले भाग में 15 से 35 किलोमीटर के मध्य में ये पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये भी कथन सही है। आयन मंडल पृथ्वी की सतह की ओर परिवर्तित रेडियो तरंगें यहीं से होती हैं, आयन मंडल से ही होती हैं, ये भी कथन सही है। और मध्य मंडल ध्रुवीय ज्योति, ये कथन गलत है, अर्थात यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए लेते हैं अगला सवाल। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं। ठीक है, तो बात करें यहाँ पे ए ऑप्शन के बारे में, क्या दे रखा है, वायुमंडल में धूल कणों का सबसे अधिक जमाव उपोष्ण और शीतोष्ण प्रदेशों में होता है। ठीक है, तो ये कथन सही है कि वायुमंडल में धूल कणों का सबसे अधिक जमाव उपोष्ण और शीतोष्ण प्रदेशों में ही होता है। ठीक है, ये कथन बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा। बी कथन है धूल और नमक के कण आर्द्रताग्राही केंद्र की तरह कार्य करते हैं, बिल्कुल सही है कि धूल और जो कण होते हैं ना, ये आर्द्रताग्राही, आर्द्रता को ग्रहण करने की जैसा ही ये कार्य करती हैं। तो ये कथन दोनों सही है, तो इसका सही आंसर क्या होगा यहाँ पे, सी ऑप्शन, ए और सी बी दोनों यहाँ पे सही है। ध्यान दीजिएगा, वायुमंडल में छोटे छोटे ठोस कणों को भी धारण करने की क्षमता होती है। ये छोटे कण विभिन्न स्रोतों जैसे कि समुद्री नमक, सूक्ष्म मृदा, धुएं की कालिमा, राख, पराग, धूल तथा उल्काओं के टूटे हुए कण से निकलते हैं। उपोष्ण और शीतोष्ण प्रदेशों में सूखी हवा के कारण धूल कणों का सर्वाधिक जमाव पाया जाता है, जो विषुवतीय एवं ध्रुवीय प्रदेशों की तुलना में अधिक मात्रा में होते हैं। वहीं धूल और नमक के कण आर्द्रताग्राही नाभिक केंद्र के रूप में कार्य करते हैं, जिनके चारों ओर जलवाष्प संग्रहित होकर के मेघों का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से देखेंगे दोनों कथन बिल्कुल ही सही है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं 9। सवाल है जलवाष्प के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। जलवाष्प के बारे में बताना है कि इसके संबंध में कौन सा कथन असत्य है, गलत है। ठीक है, तो पहला दे रखा है कि जलवाष्प की मात्रा वायुमंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ बढ़ती है, ये कथन बिल्कुल गलत दिख रहा है यहाँ पर, है ना। जलवाष्प की मात्रा वायुमंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ बढ़ती है, यह कथन बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, याद रखना है वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प ऐसी परिवर्तनशील गैस है जो ऊंचाई के साथ घटती जाती हैं। ठीक है, तो ये कथन बिल्कुल गलत है। बी कथन क्या दे रखा है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर जाने पर जलवाष्प की मात्रा कम होती जाती है, ये कथन सही है कि विषुवत वृत्त से ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो जलवाष्प की मात्रा कम होती जाती है। ठीक है, ये कथन सही है। यहाँ इस बार दे रखा है यह पृथ्वी से परावर्तित होने वाली ताप को संग्रहित करती हैं, यह पृथ्वी से परावर्तित होने वाली ताप को क्या करती है, संग्रहित करती है, ये भी सही है। पृथ्वी से जो भी रेडिएट होता है, रिटर्न जो होता है, परावर्तित जो होती हैं ताप, उसको क्या करता है, ये संग्रहित करती हैं जलवाष्प, तो ये भी कथन सही है। डी कथन दे रखा है कि जलवाष्प वायु को स्थिर और अस्थिर होने में योगदान देती है, ये भी सही है। जलवाष्प का काम क्या है, वायु को स्थिर या अस्थिर होने में योगदान देना, तो ये भी कथन सही है। तो ये कथन यहाँ पे गलत दिख रहा है, सही आंसर ये ऑप्शन होगा यहाँ पर। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है कि समताप मंडल को जेट विमानों की उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है क्योंकि, सवाल है समताप मंडल को जेट विमानों की उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है क्योंकि, क्या कारण है कि जेट विमानों के उड़ान के लिए समताप मंडल को आदर्श माना जाता है, क्या रीजन है इसके पीछे, ये आपको बतानी है।
ठीक है। तो पहला दे रखा है इस परत में उपस्थित ओजोन के कारण ईंधन की खपत कम होती है। किसी एंगल से ये कथन सही लग रहा है? नहीं, गलत है ये। ठीक है। बी क्या बोल रहा है, इस परत में तापमान समान रहता है, बिल्कुल सही है। जो इंजन की दक्षता के लिए अनुकूल परिस्थिति है, ये इंजन की दक्षता के बारे में बोला जा रहा है, तो ये कथन यहाँ पे गलत हो जाएगा। यह परत विमान भेदी शस्त्रों की मारक सीमा से बाहर है, ये भी कथन गलत है। यह परत विमान भेदी शास्त्रों की मारक सीमा से बाहर है, ऐसा नहीं है ना कि यहाँ पे जो शस्त्र होते हैं, है ना, तो वहाँ तक पहुँचेगा नहीं, ऐसा नहीं है। डी कथन में क्या बोला है कि इस परत में बादल निर्माण तथा अन्य मौसमी घटनाएं नहीं होती, ये रीजन है। ठीक है, यहाँ पे इस परत में बादल निर्माण तथा अन्य मौसमी घटनाएं यहाँ पे नहीं होती हैं, क्योंकि ये सब जो घटनाएं होती कहाँ पे होती हैं, क्षोमंडल में होती हैं। ताप मंडल में तो ताप सम रहता है, पहला रीजन। और दूसरा रीजन है कि यहाँ पे कोई ना बादल बनता है, ना ही कोई मौसमी घटनाएं घटती हैं, इसीलिए यहाँ पे जेट जो विमान होता है उसे उड़ाने के लिए आदर्श माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्षोभ मंडल तथा मध्यमंडल के मध्य स्थित समताप मंडल पृथ्वी के वायुमंडल की दूसरी प्रमुख परत है। इस परत में जलवाष्प बहुत कम मात्रा में पाई जाती है, इसीलिए इस परत में बादल तथा अन्य मौसमी घटनाओं का अभाव पाया जाता है। वायुमंडलीय विक्षोभ से बचने के लिए इसी मंडल में जेट विमान चालक जेट विमान उड़ाना पसंद करते हैं। यात्री विमान क्षोभ मंडल में उड़ते हैं। यात्री विमान कहाँ उड़ते हैं, क्षोभ मंडल में, लेकिन जेट विमान कहाँ उड़ते हैं, समताप मंडल में। ठीक है, ये दोनों याद रखिएगा, एक है यात्री विमान और एक है आपका जेट विमान, ये दोनों अलग चीज़ें हैं। ठीक है, जेट विमान कहाँ उड़ता है, समताप मंडल में, जबकि यात्री विमान कहाँ उड़ता है, क्षोभ मंडल में। तो आप देखेंगे कि जब मौसम खराब होता है ना, तो जल्दी जो एरोप्लेन होती है वो उड़ान नहीं भरती है, मौसम साफ़ होने पर ही ऐसा करती है। जहाँ भी देखते मौसम ख़राब है तो फिर वो लैंड कर जाती है आसपास जहाँ पर जगह अनुकूल होता है वहाँ पे, है ना। चलिए, अगला सवाल है, संचार उपग्रह वायुमंडल के किस स्तर में स्थापित किए जाते हैं। सवाल है, संचार उपग्रह वायुमंडल के किस स्तर में स्थापित किए जाते हैं। तो याद रखना है हमेशा, बहिर्मंडल में। संचार उपग्रह जो होते हैं, सैटेलाइट जो होते हैं, तो इसे बहिर्मंडल में स्थापित किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन, बहिर्मंडल में। एक बार चारों के बारे में देख लीजिए कहाँ कहाँ क्या होने वाला है। ठीक है, सबसे पहले बात करें क्षोभमंडल में, तो यहाँ पे बिजली गरजना, मेघ बादल बनना, वर्षा होना, है ना, सारी मौसमी घटनाएं कहाँ देखने को मिलती हैं, क्षोभमंडल में। और यात्री विमान भी इसी मंडल में उड़ते हैं। ठीक, इस बात हम बात करें समताप मंडल के बारे में, तो समताप मंडल में जेटयान, है ना, और मौसमी जो गुब्बारा होता है यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको समताप मंडल में। ठीक है, वहीं बात करें हम लोग आयन मंडल में। ठीक है, तो यहाँ पे रेडियो तरंगे जो लौट करके आती हैं, उल्का पिंड यहीं पर जलती हैं। ठीक है, और इसके बाद एक बच रहा मेरे पास बहिर्मंडल, जहाँ पे कृत्रिम उपग्रह देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो संचार उपग्रह जो होते हैं वायुमंडल के किस स्तर में स्थापित किए जाते हैं, तो ये बहिर्मंडल में। ठीक है, तो इन चारों के बारे में याद रखिएगा कहाँ पे क्या होता है। चलिए अगला सवाल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 ना, 11 हो गया। चलिए, सवाल है, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी है जिसमें उल्का पिंड जल जाते हैं। जैसा कि अभी हमने बताया, है ना, क्या हो जाएगा, मध्यमंडल। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर होगा सी ऑप्शन, मध्यमंडल। थोड़ा सा करेक्ट कीजिएगा, शायद हमने पीछे बताया था आयन मंडल, है ना, तो उसको थोड़ा सा करेक्ट कीजिएगा। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी है, तो ये मध्यमंडल है, जहाँ पे उल्का पिंड जा करके जल जाती हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा करेक्ट कीजिएगा यहाँ पे। वायुमंडल को क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, आयन मंडल व बहिर्मंडल में विभाजित किया जाता है। तीसरे अर्थात मध्यमंडल में प्रायः उल्का पिंडों के जलने की घटनाएं घटित होती हैं। इस मंडल में पाए जाने वाले गैस अस्तित्व न होकर के मिश्रण के रूप में होती हैं तथा इनके मध्यवायु भी पर्याप्त नहीं होती हैं। जब उल्का पिंड मध्यमंडल में प्रवेश करते हैं तो इन गैसों के कारण उत्पन्न घर्षण के द्वारा प्रायः ये जल जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, मध्यमंडल के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। मध्यमंडल के बारे में बताना है कि कौन सा कथन यहाँ पे सत्य नहीं है। ठीक है, तो बात करें पहला कथन के बारे में, यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होता है, बिल्कुल सही है ना, ये कथन सही है। समताप मंडल के ठीक ऊपर में होता है मध्यमंडल। सबसे जो क्षोभ मंडल, उसके ऊपर समताप मंडल, उसके ऊपर मध्यमंडल, फिर आयन मंडल, फिर बहिर्मंडल, तो ये सही है। यह वायुमंडल का तीसरा स्तर है, तो ये भी सही है। सबसे पहले क्षोभ मंडल, ठीक है, फिर समताप मंडल और फिर मध्यमंडल, तो ये तीसरा ही स्तर है, सही है। अंतरिक्ष से प्रवेश करते समय इस परत में उल्का पिंड जलते हैं, ये भी कथन सही है।
और मध्य मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है। तो ये कथन यहाँ पे गलत है। ठीक है, डी ऑप्शन गलत है यहाँ पर। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, ओजोन क्षरण सर्वाधिक कहाँ पे होता है? बताना है आपको कि ओजोन क्षरण सर्वाधिक कहाँ होता है। ओजोन क्षरण सर्वाधिक कहाँ होता है? महासागर पर, कटिबंध पर, भूमध्य रेखा पर या ध्रुवों पर। तो हमेशा याद रखिएगा, गांठ बांध दीजिए कि ओजोन क्षरण सर्वाधिक जो क्षरण होता है ध्रुवों पर होता है। ठीक है, कहाँ पर? पोल पर। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। ध्यान रखिएगा, ओजोन गैस का अत्यधिक घनत्व समताप मंडल में पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा, जो सूर्य की हानिकारक परावैंगनिक किरणों से वह क्या करता है? रक्षा करता है, हमारे जीवन को बचाता है। ओजोन परत क्षोमंडल में भी अल्प मात्रा में पाई जाती हैं, परंतु यहाँ प्रदूषक पॉल्यूटेट के रूप में कार्य करती हैं। हाइड्रोजन, मिथाइल, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड आदि ओजोन क्षरण कारक पदार्थ हैं, अर्थात ये सभी से ओजोन क्षरण होता है। ओजोन का सर्वाधिक क्षरण ध्रुवों पर होता है। कहाँ पे होता है? ध्रुवों पर होता है, याद रखिएगा। जिसका प्रमुख कारण क्या है? ध्रुवों पर अत्यंत कम तापमान का होना, जिसके कारण समताप मंडलीय मेघ अत्यधिक आसानी से बनते हैं यहाँ पर। अगला सवाल है, वायुमंडल का सर्वाधिक अस्थायी तत्व कौन सा है? वायुमंडल का सर्वाधिक अस्थायी तत्व कौन सा है? तो ये है आपका जल वाष्प। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक मिलती है? तो इसका आंसर पहले ही बता चुके हैं, नाइट्रोजन, जो कि 78% के आसपास मिलती है। ऑक्सीजन 21% है और बाकी 1% अन्य सभी गैसें हैं। ठीक है, याद रखिएगा 78% है ये, जबकि ये 21% है और बाकी 1% जो बचता है वो बाकी अन्य जो जितनी गैसें हैं सब मिला करके हैं। कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? 0.03% है। अगला सवाल है, वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है सूर्य की सीधी किरणों से? कभी नहीं, ऐसा ये हो ही नहीं सकता। सूर्य की सीधी किरणों से वायुमंडल कभी गर्म नहीं होता है, आपको याद रखनी है। ठीक है, सूर्य पृथ्वी से विकिरण के द्वारा, हाँ ये सही है, पृथ्वी से जो रेडिएट होता है किरण जब रिटर्न होता है तो उससे फिर पृथ्वी गर्म होता है, पृथ्वी के अंदर की उष्मा से, पृथ्वी की गति के घर्षण से। तो ये सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे बी ऑप्शन होगा। आप खुद लॉजिक लगा के देखेंगे, जैसे अगर हम जैसे से ऊपर जाएंगे तो आपको क्या महसूस होता है? ठंडक महसूस होता है। तो गर्म तो वहाँ भी होना चाहिए सूर्य की किरणों से, लेकिन वहाँ गर्म क्यों नहीं होता? ठंडक महसूस क्यों होती है? तो जिसका मतलब यही है कि जब सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पहुँचती हैं तो रिटर्न होकर के जो रेडिएट करता है तो वो पृथ्वी को गर्म करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। अगला सवाल है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ये है ना, तो ये कई बार हम अपने लेक्चर में बता चुके हैं, ये ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। ये ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। और ये भी याद रखना है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। ओजोन परत के संरक्षण के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय समझौता कहाँ हुआ था? मॉन्ट्रियल में। कहाँ है ये? कनाडा में है। कब हुआ था? 16 सितंबर 1987 को हुआ था। इस समझौते के अंतर्गत इस समझौते के अंदर 16 सितंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? ओजोन दिवस मनाने का निर्णय लिया था। ठीक है, तो याद रखिएगा, ओजोन दिवस कब मनाते हैं? तो 16 सितंबर को मनाते हैं। ठीक है, तो ये था महत्वपूर्ण इस चैप्टर से 18 प्रश्न। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी फिर मिलते हैं हम लोग इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।